हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश में। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। ये जो एमसीक्यू हैं ये आपके कई एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें बहुत सारे साथ में उस क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सीखते जाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन जो है क्या होता जाए, तैयार होता जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे उसमें है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो जो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको चुनना है कि कौन से विद्वान ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है इकोलॉजी जो शब्द देने वाले विद्वान हैं वो हैं अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल जो है इन्होंने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द दिया था। और अर्नेस्ट हैकेल के बारे में अगर कोई जानकारी आप जानना चाहें तो ये इनका जो जन्म हुआ था वो 1834 में हुआ था और 1919 के आसपास जो है इनकी मृत्यु हुई। ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल। और 1869 में इन्होंने इकोलॉजी शब्द जो है दिया था। किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने। महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें जो पहला जो ऑप्शन है ओडम, ओडम जो है ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी जो कि 1953 में ओडम ने लिखी थी, ठीक है। और कार्ल रिटर जो है ये भूगोलवेत्ता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्ड कुंडे, महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। और पीटर हैगेट जो है ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। तो जो प्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1869 में किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट सतत विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, ठीक है। तो जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है वह एक कमीशन बनाया गया था, एक कमीशन बनाया गया था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी वह थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट और यह रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी 1987 में यूएन के द्वारा। यूएन के द्वारा यह जो रिपोर्ट है पब्लिश हुई और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वह था आवर कॉमन फ्यूचर। तो कभी कभी आपसे यह भी पूछ लेता है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो वह था आवर कॉमन फ्यूचर, ब्रंटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक था, ठीक है। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। तो इकोसिस्टम जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया है टांसले ने, है ना। इनका पूरा नाम है आर्थर टांसले। इनका जो समय है वो 1871 से लेकर के 1955 के बीच में है और इन्होंने जो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया है वह कब किया है? 1935 में किया है, ठीक है। और यह ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, ब्रिटिश बॉटनिस्ट कह सकते हैं, है ना, मतलब ब्रिटेन के थे ये टांसले, ठीक है। और बाकी हम लोगों ने डिस्कस किया है ओडम के बारे में यहाँ पे, है ना। ओडम के बारे में हमने डिस्कस किया कि ओडम जो है वो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे और फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी इन्होंने दिया है, ठीक है, पुस्तक लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वह है कि दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। इकोसिस्टम के मतलब दो इकोसिस्टम हैं उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, मतलब कि दो इकोसिस्टम जहां से एक दूसरे से अलग होते हैं, तो जहां पे वो दोनों अलग होते हैं वो ट्रांजिशन जो जोन है उसको क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर है वह है इकोटोन। उसको क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। जैसे उदाहरण समझ सकते हैं आप, जैसे नदी है वह समुद्र में जाके मिल रही है, तो जहां पे नदी क्या है एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का उदाहरण है और समुद्र क्या है एक मरीन इकोसिस्टम का उदाहरण है। तो दोनों इकोसिस्टम जहां पे मिलते हैं, जहां पे क्या बनती है? एस्चुरी बनती है,
एस्चुरी बनती है या डेल्टा बनती है, डेल्टा बनता है, तो वह एस्चुरी या जो डेल्टा है वह नदी एक पारिस्थितिक तंत्र है, समुद्र एक पारिस्थितिक तंत्र है, अलग अलग। तो ये जो एस्चुरी और डेल्टा है दोनों का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसको क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। ठीक है, तो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का जैविक घटक है। ठीक है, तो जैव एक होता है जैविक घटक जिसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है अजैविक घटक जिसको कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक। तो जैविक घटक में वो चीजें आती हैं जो कि जीवित है ना, जैसे पेड़ पौधे हो गए, है ना, ये सब जैविक चीजें में आएंगे। अजैविक में जो आएंगी जो भौतिक चीजें हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, है ना, ये सब अजैविक घटक है। तो पर्यावरण का जो जैविक घटक है वह कौन सा है, वनस्पति है। ठीक है, बाकी ये जो नदी हो गया, मृदा हो गया, पवन हो गई, ये सब कैसे घटक हैं, अजैविक घटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, इसका सही जो उत्तर है वह है सीधा। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। इससे संबंधित एक कॉन्सेप्ट है जो कि है कि इकोसिस्टम जो होता है, पारिस्थितिक तंत्र जो है, उसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, वो केवल 10% होता है ना। मतलब मान लीजिए अगर पेड़ पौधों ने जितनी भी पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा, मतलब ऊर्जा का निर्मित किया, मान लीजिए उन्होंने कितना यूनिट निर्मित किया, 1000 यूनिट एनर्जी उन्होंने बनाया। अब ये किसने बनाया है, प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर मतलब पेड़ पौधे ने। अब प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, उपभोक्ता खाएगा। मान लीजिए किसी बकरी ने इसको खाया जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, फर्स्ट कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो वो जो जब इसको खाएगी ना बकरी, तो उसको केवल 10% एनर्जी ही मिलेगी, इसकी जितनी टोटल एनर्जी है, तो मतलब इसको केवल 100 यूनिट एनर्जी मिलेगी। फिर ऐसे ही आगे ट्रांसफर होगा, कोई और खाएगा तो उसको 10 यूनिट मिलेगा। तो मतलब कहने का है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का ट्रांसफर है एक पोषण स्तर से, पोषण स्तर मतलब कि जैसे ये उत्पादक है, प्रथम पोषण स्तर कहलाएगा, उपभोक्ता है द्वितीय पोषण स्तर कहलाएगा, है ना, सर्वोच्च उपभोक्ता है तृतीय पोषण स्तर कहलाएगा। तो ये जो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का ट्रांसफर है ये केवल 10% होता है ना। तो इसी कारण जो ऊर्जा का पिरामिड है वो सदैव क्या होता है, सीधा बनता है। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड के बारे में बेसिक सिंपल सा ये समझिए कि पिरामिड, जैसे आप लोग मिस्र के पिरामिड सुने होंगे, कुछ इस तरीके से संरचना उनकी बनती है। मिस्र का पिरामिड, पिरामिड आप समझते हैं ऐसे बनता है। तो पिरामिड में इकोलॉजी या इकोसिस्टम में पिरामिड जो होता है वो जनसंख्या संख्या पिरामिड होता है, जयभार पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड जो होता है उसमें क्या दिखाते हैं कि विभिन्न जो पोषण स्तर है उनमें ऊर्जा का दिखाते हैं कि घटते क्रम में। जैसे जो सबसे आधार होता है उसमें जो प्रथम पोषण स्तर होता है, चाहे उत्पादक हो, पेड़ पौधे हो, उनका जितना ऊर्जा होती है। फिर दूसरा जो लेवल होगा, है ना, उसमें द्वितीय पोषण स्तर के में जो ऊर्जा का होगा। तो जैसे हम अभी आपको दिखाए थे ना कि 1000 यूनिट था ऊर्जा प्राथमिक पोषण स्तर में, फिर दूसरे पोषण स्तर में कितना हो गया, 100 यूनिट, फिर तीसरे पोषण स्तर में 10 यूनिट। तो इसको अगर आप इस पिरामिड पे दिखाएं तो जो प्रथम पोषक स्तर है उसमें कितना यूनिट है, 1000 यूनिट एनर्जी है। फिर उसके बाद 100 यूनिट, फिर उसके बाद 10 यूनिट, है ना। तो ये हमेशा ऐसा ही रहता है पारिस्थितिक तंत्र में, ये नहीं परिवर्तित होता है, हमेशा ऐसा ही बना रहता है। इसीलिए जो ऊर्जा का पिरामिड है वो सदैव क्या होता है, सीधा होता है। बाकी जो पिरामिड है, संख्या पिरामिड और जय भार पिरामिड, वो सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं, है ना। तो इसका जो वीडियो है मतलब ये जो एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं, अब यहाँ पे डिटेल नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन इसकी जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट ज्योग्राफी करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो अवेलेबल है जिसमें डिटेल से सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ केवल थोड़ा थोड़ा समरी करके बता देंगे, लेकिन डिटेल में आपको देखना है, जानना है, तो आप उस वीडियो में जा करके उस टॉपिक का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 7th क्वेश्चन है वह है कि, अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो पिरामिड वाला टॉपिक है इसमें एक फैक्ट और है।
और फैक्ट यह है कि ये जो पिरामिड है, इस शब्द का जो प्रयोग है या इस पर विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? चार्ल्स चार्ल्स एल्टन ने दिया था। और इन्होंने पारिस्थितिकी पिरामिड शब्द का प्रयोग किया था चार्ल्स एल्टन ने, इसीलिए इसको पिरामिड को कभी कभी, पारिस्थितिकी पिरामिड को कभी कभी एल्टेनियन पिरामिड भी कहते हैं। एल्टेनियन एल्टेनियन पिरामिड भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 7th क्वेश्चन। वह है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द, बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ईओ विल्सन ने है। ईओ विल्सन है जिन्होंने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है, सही नहीं चुनना है, हमको गलत कथन चुनना है। तो कार्बेट जो है भारत का पहला नेशनल पार्क है, सही है। काजीरंगा भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह भी सही है। जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मेयर्स ने पहली बार किया, यह भी सही है। सतत विकास लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करना है, यह गलत है, इसको 2030 तक प्राप्त करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको हमको कब तक प्राप्त करना है? 2030 तक प्राप्त करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। वो क्या है? जो नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक एक्ट के तहत, एक कानून के तहत बनाए जाते हैं। वह कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में लाया गया था, है ना, वन्य जीव सुरक्षा या संरक्षण अधिनियम कह सकते हैं। इसी के तहत जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोनों की स्थापना की जाती है। ठीक है, जो कार्बेट है वह कार्बेट जो पहला नेशनल पार्क है उसको, उसका पहले नाम 1936 में इसकी स्थापना हुई, 1936 में, जो कि पहला नेशनल पार्क है। इससे पहले हैली नेशनल पार्क नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में 1957 में का नाम चेंज किया गया। और एक जिम कार्बेट थे, मतलब पर्यावरण प्रेमी थे, पर्यावरण को बचाने का कार्य करते थे, तो 1957 में उनके नाम पर रख दिया गया जिम कार्बेट, है ना। पहले इसका नाम क्या था? हैली था। 1936 में स्थापना हुई। और इस समय पे जो वर्तमान में टोटल नेशनल पार्क है, अगर टोटल नेशनल पार्क 2022 तक आप देखेंगे तो कितने हैं? 108 है। 2022 के अनुसार टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 108 नेशनल पार्क है। और ये जो कार्बेट नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क से दो नदियां भी बहती हैं, उनमें रामगंगा एक नदी है और एक नदी है कोसी नदी। ये दो नदियां कार्बेट से निकलती हैं। क्योंकि ये पहला नेशनल पार्क है तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और ये उस स्थित कहाँ पे है कार्बेट? यह उत्तराखंड में स्थित है। और एक फैक्ट यह भी है कि 1973 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसको टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया, है ना, तो पहला जो टाइगर रिजर्व बनाया गया जिसमें टाइगर को संरक्षित करने की बात की गई थी, वह जो पहला टाइगर रिजर्व था वह भी कौन था? कार्बेट ही था। ठीक है, तो ये पहला नेशनल पार्क भी है और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित होने वाला पहला टाइगर रिजर्व भी है कार्बेट। ठीक है, ये फैक्ट है कुछ। नेक्स्ट जो इसमें स्टेटमेंट है वह है काजीरंगा भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यह भी सही है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो टोटल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टोटल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत स्थापित किया जाता है। काजीरंगा कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में स्थित है और इसे 1916 में जो है स्थापित किया गया है। यहाँ पे काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है और बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, काजीरंगा में। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसको नॉर्मन मेयर्स ने दिया है। और विभिन्न क्षेत्र हैं जिनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट उनको घोषित किया जाता है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं। एक पहला क्राइटेरिया है कि वहाँ पे जो
लगभग जो है 1500 स्पीसीज जो है प्लांट की स्पीसीज, पौधों की स्पीसीज जो है वो क्या होनी चाहिए, इंडेमिक होनी चाहिए। 1500 पौधों की जो प्रजातियां हैं वो इंडेमिक होनी चाहिए। इंडेमिक का मतलब है कि वो केवल वहीं पे पाई जाती हैं, उसके अलावा और किसी भी जगह पर नहीं पाई जाती। दूसरा जो क्राइटेरिया है जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए वह यह है कि जो वहाँ पे जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें से जो 70% है वो नेटिव वेजिटेशन का होना चाहिए, है ना। वहाँ पे मतलब जैसे अभी 1500 एक संख्या बताया कि इंडेमिक प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए, और जो 70% है मतलब प्लांट की स्पीसीज वो कैसी होनी चाहिए, नेटिव वेजिटेशन वाली होनी चाहिए। ये दो क्राइटेरिया हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए। बाकी सतत विकास लक्ष्य वाला स्टेटमेंट बता ही दिए हैं कि 2030 तक उसको क्या करना है, प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण की विधि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए दो विधियां प्रयोग की जाती हैं, एक है इन सीटू स्वस्थानीय और एक होता है बहिर्स्थानीय एक्स सीटू, है ना। तो इन सीटू एक्स सीटू का मतलब है, इन सीटू का मतलब यह होता है कि विभिन्न जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको उन्हीं स्थानों पे संरक्षित करना जहाँ पे वो क्या है, पाए जाते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं। एक्स सीटू का मतलब है कि जहाँ पे वो नहीं पाए जाते लेकिन उनको अलग से आप किसी दूसरे जगह पर ले जाके संरक्षित कर रहे हैं तो उसको एक्स सीटू कहते हैं। तो इसमें से इन सीटू नहीं है वो बताना है। तो नेशनल पार्क जहाँ बनाए जाते हैं वो उसी जगह पर जीव जंतुओं को संरक्षित करते हैं जहाँ पे जीव पाए जाते हैं। तो ये जैव विविधता संरक्षण की इन सीटू विधि ही है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी इन सीटू है, आरक्षित वन भी इन सीटू है। जीन बैंक जो है वो इन सीटू नहीं है, वह एक्स सीटू है। यह स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है जीन बैंक। जीन बैंक क्या होता है कि जीवों का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक जगह पे ले जाके रखते हैं, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, वैसे जीन बैंक होता है। तो उसको संरक्षण करने के लिए अलग से दूसरे जगह पे ले जाके रख रहे हैं। तो वो उस जगह पे तो नहीं रखना है ना जहाँ पे जी पाए जाते हैं, इसलिए जीन बैंक जो है एक्स-सी2 संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास के तहत कितने लक्ष्य हैं। अभी हमने बताया था कि सतत विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करना है, 2030 तक। कब से शुरू हुआ है, 2015 से। 15 साल का है, 2030 तक प्राप्त करना है। इसके लिए जो लक्ष्य हैं वो टोटल कितने हैं, 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ गोल हैं, जैसे पहला गोल है वह है नो पॉवर्टी। तो सतत विकास के तहत कितने लक्ष्य हैं, या सतत विकास के तहत जो है टोटल 17 लक्ष्य हैं, जिनमें से जिनको हमको 2030 तक प्राप्त करना है। 2015 से स्टार्ट किया गया है। इसमें जो कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं उनमें पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है हेल्थ गुड हेल्थ एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, है ना। और जो महत्वपूर्ण है कुछ उनमें है जैसे 13 नंबर, इसमें 17 गोल है तो 17 का आपको नंबर से पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न जैसे पूछ लिया कि 13वां लक्ष्य किससे संबंधित है। 13वां लक्ष्य संबंधित है क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है 13वां लक्ष्य। 14वां लक्ष्य किससे संबंधित है, लाइफ बिलो वाटर से। 15वां लक्ष्य संबंधित है लाइफ ऑन लैंड से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है ना। जैसे 13वां है जलवायु परिवर्तन संबंधित। 14वां है कि समुद्री जीवन में संबंधित, की मतलब समुद्र में जीवन कैसा है। और 15वां जो लक्ष्य है वो संबंधित है कि पृथ्वी के सतह पर जीवन कैसा है, उससे संबंधित है। तो ये लक्ष्य जो है आपको पता होने चाहिए। 17 के 17 लक्ष्य आपको याद होना चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11th है कि जल में फ्लोराइड की अधिकता होने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो फ्लोराइड की अधिकता होने पर फ्लोरोसिस रोग हो जाता है ना। फ्लोराइड की अधिकता होने पर कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। 12वां जो क्वेश्चन है उसमें फिर से है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। तो गलत चुनना है। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1981 में पारित किया गया, सही है। जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 पारित किया गया, सही है। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, ये भी सही है। कैडमियम की अधिकता से मीना माता रोग हो जाता है, यह गलत है। कैडमियम की अधिकता से जो रोग होता है वह होता है इताई
पिताई रोग होता है। मिनी माता जो रोग होता है वह इसकी कमी किसकी अधिकता से होता है, कमी से नहीं अधिकता से, पारा की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। एक रोग और होता है जिसमें नाइट्रेट नाइट्रेट की अधिकता से जो बच्चों का शरीर है वह नीला पड़ने लगता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं उसको, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो नाइट्रेट की अधिकता से हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव की बात हो रही है, तो ये भोपाल में एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। इसकी डेट पूछ लेते हैं, 2 से 3 दिसंबर 1984। ठीक है, और एक और फैक्ट इसमें है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप लोगों ने सुना होगा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो पहला नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कब जारी किया गया, वह जारी किया गया 6 अप्रैल 2015 को, पहला नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया। इस नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत सारी गैसों को या बहुत सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें जो हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं, तो इसमें PM10 है ना, ये कण है, इनका पार्टिकल का साइज होता है PM10, PM2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3, मीथेन और लेड। तो ये जो 8 हैं, इन्हीं को नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। यह जो पहला इंडेक्स जारी किया गया है वो कब जारी किया गया है, 6 अप्रैल 2015 को जारी किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक है, वायु को प्रदूषक करने वाले कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, सारे हैं वायु प्रदूषक। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान आप जानते हैं कि अम्लता क्षारीयता नापने के लिए प्रयोग होता है। 0 से लेकर के 14 तक के स्केल पर मापते हैं, है ना, तो 0 से 6 तक जो होता है वह क्या होता है, अम्लीयता होती है। और 7 जो कहते हैं उसको नॉर्मली ये कहते हैं कि 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, फिर 8 से लेकर के 14 तक जो होता है वो क्षारीयता होती है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। और 0 से 6 तक जो मान होगा पीएच वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है ना, और इधर कैसा होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा। तो कुछ वैल्यू हैं महत्वपूर्ण पीएच वैल्यू हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे शुद्ध जल का पूछ लिया कि क्या पीएच मान होता है, तो 7 होता है। वैसे ही किसी और का भी पूछ सकता है, तो जैसे ब्लड जो होता है, खून जो होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। जो लेमन जूस होता है उसका जो पीएच मान है वो 2 होता है। ब्लैक कॉफ़ी आप लोग पीते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है, ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। मिल्क का पीएच मान कितना होता है, 6.3 से 6.6 के बीच में होता है। डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे पूछ लिया कि ब्लड का पीएच मान होगा, 7 दे दिया, 7.1 दे दिया, 7.2, 7.4 दे दिया, आपको पता होगा तो 7.4 लगा के आएंगे, नहीं तो गलत करके आएंगे, और क्या करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय संकट या ह्रास के प्राकृतिक कारण नहीं है। प्राकृतिक कारण नहीं है तो कैसा कारण होगा, मानवीय कारण होगा। बाढ़ प्राकृतिक कारण है, सूखा प्राकृतिक कारण है, मरुस्थलीकरण प्राकृतिक कारण है, आधुनिक कृषि मानवीय कारण है ना। हालांकि ये सब भी, इनमें भी मानव का योगदान है, लेकिन पूर्णतः मानवीकृत नहीं है। लेकिन आधुनिक कृषि जो है वो तो मानव ही कर रहा है ना, प्रकृति तो कर नहीं रही है कृषि। तो आधुनिक कृषि मानव द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए यह प्राकृतिक कारण नहीं है पर्यावरण संकट का। आधुनिक कृषि मतलब जो हम लोग रासायनिक खादों आदि का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, मृदा की उपजाऊपन जो है समाप्त होती जा रही है। जो उपजाऊपन समाप्त हो जाएगा तो हम वहाँ पे खेती नहीं करेंगे, और जैसे ही हम वहाँ पे खेती नहीं करेंगे वह जमीन धीरे धीरे मरुस्थलीकरण में परिवर्तित होती जाएगी। तो आधुनिक कृषि जो है वो मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरणीय संकट है, इसलिए वह प्राकृतिक कारण नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना देश में कब प्रारंभ हुई, जिसको पहले ही बता चुके हैं, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो गंगा एक्शन प्लान परियोजना कब प्रारंभ हुई,
गंगा एक्शन प्लान परियोजना जो है वह 2 फेज में प्रारंभ हुई थी, 2 चरणों में चलाई गई है। इसका मेन उद्देश्य यही कि गंगा जो नदी है उसको साफ रखना है, उसमें जो गंदगी आदि है या जो भी प्रदूषित है उसको साफ सफाई करना है, उसी के लिए प्लान चलाया गया था। तो ये फेज 1 जो चलाया गया है वह 1985 से लेकर के 2000 तक चलाया गया, और फेज 2 जो है वो 1993 में प्रारंभ हुआ। तो आपसे जब सिंपल सा पूछा गया है कि कब प्रारंभ हुई, तो पहला शुरुआत जब हुई वो फेज 1 की वही माना जाएगा। तो 1985 में जो है गंगा एक्शन प्लान की क्या हुई, शुरुआत हुई है। अगर फेज 2 पूछता तो आप 1993 सही ऑप्शन लगाते। ठीक है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में स्थित है। और किस नदी पे स्थित है, बांध बनाया गया तो किसी नदी पे बनाया गया हो, तो वह नदी कौन सी है, भागीरथी नदी है। ठीक है ना, भागीरथी भागीरथी नदी बनाया गया है। और यह इसका निर्माण जो शुरू हुआ था वह 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन यह जो कार्य करना शुरू किया है, डैम बनाया है तो बिजली उत्पादन आदि के लिए भी बनाया जाता है, तो उसका जो कार्य शुरू हुआ है वो कब से हुआ है, 2006 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो टिहरी बांध कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 19th क्वेश्चन, कि नर्मदा घाटी परियोजना का विरोध का कारण क्या है। देखिए, कोई भी परियोजना बनती है उसका विरोध होता है, क्यों, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरणीय क्षति क्या होती है भाई, जब आप कोई डैम बना रहे हैं तो बहुत सारा क्षेत्र जो है वह जलमग्न हो जाता है, और जलमग्न के कारण बहुत सारी वनस्पतियां, जीव जंतु, उनका घर नष्ट हो जाता है और उनका विनाश हो जाता है, तो पर्यावरण की क्षति। भूकंप की आशंका, जब डैम बनाते हैं तो एक ही जगह पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण दबाव पड़ता है, भूकंप की संभावना बनी रहती है। विस्थापन और पुनर्वास, जब आप डैम बनाते हैं तो आसपास के क्षेत्र पे क्या होता है, पानी भर जाता है, जल भराव होता है ना, बहुत सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो, उनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, वो जाते तो हैं, सरकार कहती है तो हम उनको रहने के लिए व्यवस्था करेंगे, उनको रोजगार आदि की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये सब व्यवस्था होने में समस्याएं होती है ना, सही से संपन्न नहीं होता तो उनके लिए संकट हो जाता है। इसी कारण इन सबका विरोध होता है। तो ये सही, तीनों ही सही है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नर्मदा घाटी परियोजना के विरोध का कारण तीनों है, कोई भी परियोजना हो उसके विरोध का कारण इतने होते ही है, पर्यावरण की क्षति, भूकंप की आशंका, विस्थापन और पुनर्वास। ठीक है। तो आज की क्लास का जो आखिरी क्वेश्चन है वह है 20वां क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व कौन था। ठीक है, तो जो प्रथम टाइगर रिजर्व था वह था कार्बेट। यह आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में चलाया गया। तो जो पहला टाइगर रिजर्व था वह कौन था, अधिसूचित किया गया, कार्बेट था। वर्तमान में जो टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या है वो महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। 53 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में भारत में। जो 53वां टाइगर रिजर्व है वह है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित। आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये जो टाइगर रिजर्व है इनका लोकेशन कम से कम पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लिया, जैसे कार्बेट ही पूछ लिया अगर कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके कम से कम इन तीनों के ढूंढ के बताइएगा कि मानस कहाँ पे स्थित है, पेंच कहाँ पे स्थित है, कान्हा कहाँ पे स्थित है। इन तीनों को कमेंट में आपको बताना है कि ये तीनों कहाँ कहाँ पे स्थित है, किन राज्यों में स्थित है, उन राज्यों का नाम बताना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो पढ़े हैं महत्वपूर्ण हैं, उनके साथ में बहुत सारे चीजें और भी सीखे हैं, तो कम से कम ये 30 से 40 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। आगे भी ऐसे ही MCQ क्लासेस करते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।